आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि हम सभी आपको देख पाए। जो नहीं भी कंफर्टेबल है वो बस हाय बोल दें। करते हैं हम स्टार्ट। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि ये और ज्यादा इंटरैक्टिव हो सेशन और हमको भी अच्छा लगे सबके फेसेस देख के। शुभ संध्या, गुड इवनिंग सभी को। आज की शुरुआत में एक उदाहरण से करना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार। नमस्कार, बारंबार नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका अग्रवाला और मैं वाईसीसी दिल्ली की स्टेट काउंसिल मेंबर हूँ। विकी के दिल्ली स्टेट वाईसीसी की तरफ से इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने को। भारतीय संस्कृति में नारी, उनका योगदान और हम उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं वर्तमान और भविष्य में अपने समाज को और बेहतर बनाने में। भारतीय संस्कृति जो हमारी विरासत है, उसमें नारी का स्थान अत्यंत आदर्श और महत्वपूर्ण है। इस विषय में चर्चा करने के लिए आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुचित्रा भारती जी का, जो कि गार्गी महाविश्वविद्यालय में 2013 से संस्कृत की अध्यापक है और इनकी विशेषज्ञता पोएटिक्स में रही है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से बीए और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से एमए किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी भी करी है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुचित्रा भारती जी का और इनसे समझते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। आप म्यूट पे है डॉक्टर सुचित्रा जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे मेरा चयन किया कि मैं इस विषय पे आप सबके समक्ष अपने वक्तव्य को रख पाऊँ। क्योंकि एक ऐसा विषय है जो सदैव से प्रासंगिक रहा है और रहेगा। क्योंकि नारी केंद्र बिंदु है हमारी। तो नारी के विषय में बात करना और नारी के विषय में नारी से अधिक कौन अच्छा बात कर सकता है। तो इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपने मुझे चुना, मुझे अवसर दिया कि मैं आप तक अपनी बातों को रख पाऊँ, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष जो आज का विषय आपने दिया है मुझे भारतीय संस्कृति में नारी का क्या कि भारतीय संस्कृति में नारी का क्या स्थान है, उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये अपने भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। क्या मैं प्रारंभ करूं? हाँ जी, हाँ जी, जी, जरूर। हाँ, धन्यवाद। तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे प्रथम भारतीय संस्कृति की बात करने के लिए हमें हमारी संस्कृति की आधारभूत ग्रंथ है, वो ग्रंथ है वेद। तो हम अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बात करें तो हम सर्वप्रथम जो हम सूत्र लेते हैं वो वेद से लेते हैं। तो इसके पहले हम जानते हैं नारी के विषय में कि नारी को हम क्या मानते हैं। तो जो ये समाज बना है नारी के माध्यम से, क्योंकि नारी में एक शक्ति है, वो शक्ति है प्रजनन शक्ति, वो शक्ति है समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति, नारी को प्रकृति कहा गया है। तो नारी समाज का अहम हिस्सा है और नारी ही इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। नारी को हम विधाता बोल सकते हैं। जिस प्रकार से विधाता इस संसार को चलाता है, तो विधाता ने इस संसार को चलाने के लिए नारी को उत्पन्न किया, क्योंकि नारी प्रकृति है, नारी एक नए शरीर को जन्म देती है, जिससे ये प्रकृति आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी संपूर्ण सृष्टि है वो नारी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहा भी गया है नारी तू नारायणी।
युगों से समाज और संस्कृति के निर्माण में नारी का विशेष स्थान रहा है। और अगर हमें किसी समाज की संस्कृति को जानना है, किसी समाज को जानना है, उस समाज के विषय में जानना है, तो उस देश की संपूर्ण मानसिकता को वहाँ की नारी बता सकती है। वहाँ की नारी की स्थिति कैसी है, वहाँ की नारी क्या कर रही है, वो द्योतित करती है, प्रतिबिंबित करती है उस देश को, समाज को, उसकी संस्कृति को। जब हम बात करते हैं नारी के विषय में, तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि हम किसी विषय में बात करें तो वेद की बात करते हैं, जो हमारा आधारभूत ग्रंथ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। तो वेद की जब हम बात करें तो 2 मैं ऐसे सूत्र बोलूँगी या मंत्र बोलूँगी जो सबको पता ही है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, या फिर एक बोला जाता है पुत्रो अहम, मैं पुत्र हूँ और पृथ्वी माता है। तो जो है जननी जन्म भूमिश्च, जो ये कहा गया है, तो जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, वो हम लिखते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, कि ये जो जन्मभूमि है वो जननी है और वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मतलब हम अपने जन्मभूमि को जननी बोल रहे हैं, और जननी पता है वो माता का पर्यायवाची शब्द है। जो माता है, जो जननी है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम जब अपने पृथ्वी को संरक्षित करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी गौरव की बात है हम पृथ्वी को माता बोल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी ही अन्न उत्पन्न करती है, पृथ्वी ही हमें उत्पन्न करती है। तो हम ये हमारी संस्कृति का गौरव है कि हम माता को सबसे उच्च स्थान पर रखते हैं। जो नारी का एक रूप है, नारी का सर्वोत्तम रूप हम किसे कहते हैं? हम नारी का सर्वोत्तम रूप माँ को मानते हैं, माता को मानते हैं, जो जननी है। और अपनी पृथ्वी को ही हम इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, क्या बोल के सम्मानित कर रहे हैं कि जननी जन्मभूमि है, और वो कैसी है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार से जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है, उस प्रकार से जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम कहते भी है ना कि माता क्या है? माता ने अगर कह दिया, माता का प्रेम मिल गया, तो वो क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। और हम ये भी बोलते हैं कि हम पुत्र हैं और पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी की हम जो विशेषता बताते हैं, माता बता के बताते हैं, तो हम ये हमारी संस्कृति है कि हम माता को सर्वोत्तम दर्जा देते हैं, सर्वोत्कृष्ट दर्जा देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की शुरुआत है। वेद जो वेद है, जो हमारी गौरव गाथा वो कहता है, पूरा विश्व हमारी वेद की बातें करता है, अध्ययन करता है, तो उसका मूल ही है, उसमें मूल में ही कहा गया है कि हम ये जननी जन्मभूमि है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब हम जब आगे की बात लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हमें कि वेद है, जो हमारे आधारभूत भूत ग्रंथ है, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक ग्रंथ हो गए, ये हमारे आधारभूत भूत ग्रंथ है। इन सब में नारियों की स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो कहीं नारी योद्धा के रूप में पाई जा रही हैं, कहीं नारी पाई जा रही हैं जो मंत्रों की रचना कर रही हैं, कहीं नारी पाई जा रही है जो शास्त्रार्थ कर रही हैं, कहीं नारी का वर्णन पाया जा रहा है जो युद्ध में भाग ले रही हैं। हर तरह का चित्रण प्राप्त होता है, चाहे हम उपनिषद ग्रंथ उठा ले, चाहे हम वेद का ग्रंथ उठा ले, चाहे हम ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक को ही पढ़ लें। लेकिन जब क्या हुआ, जब वेद काल से हम आगे बढ़ते हैं, जब मध्य काल हुआ, जब हमारे देश में आक्रमण होना शुरू हो गया, तो आक्रमण के समय क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी निम्न होती गई, क्योंकि उन्हें संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। तत्पश्चात फिर जब अंग्रेजों के गुलाम में हम बंध गए, उस समय भी क्या हुआ कि अंग्रेजी जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति थी वो हावी होने लगी। तब भी वो कुछ-कुछ कुरीतियाँ हमारे देश में फैल गई। तो कुरीतियों को हटाने के लिए भी अनेक बड़े-बड़े समाज सुधारक उत्पन्न हुए, उन्होंने बहुत कार्य किया। तो उन सब जब उस दे समय आगे बढ़ रहा था, उस समय भी हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही थी, और नारी उस समय भी अनेक कार्यों को कर रही थी। उनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जो कि मैंने अपने जो मैं अभी व्याख्यान दूँगी उसमें आगे मैंने सारे पॉइंट्स को इनको लिया है। तो उस समय उसके बाद फिर नारी धीरे-धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो धीरे-धीरे नारी सशक्त होने लगी। जो कमी जो गुलामी की अवस्था में या फिर जो आक्रमण के बाद जो कमी आ गई थी, सौहार्दता के माध्यम से आपस में मिलके फिर वो कमी दूर हुई और नारी धीरे-धीरे आगे सशक्त हुई, और सशक्त होके फिर कार्यों को आगे बढ़ाया, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ी। तो एक कहते हैं कि स्टेज आता है, तो हर स्टेज में नारियों ने अपने आप को प्रूफ किया है, अपने आप को बताया है, और
हर एक मुकाम हासिल किया है। तो हमारे अंदर वो अपार शक्ति है, हमें समझनी है उस शक्ति को। तो हम शक्ति को तो हम खुद से समझ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं या प्राचीन वीरांगनाओं को देखते हैं या प्राचीन बातों को पढ़ते हैं जो घटित हुआ है, चाहे हमेशा हमें अच्छी बातें नहीं पढ़नी, हमें बुरी बातें भी पढ़नी, क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, जो हुआ जिसके कारण से हमारी स्थिति बीच में मध्यकाल में स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। नारी वो खुल के बोल नहीं पाती थी या कहीं-कहीं कभी-कभी उनको कहीं-कहीं प्रवेश वर्जित था या अध्ययन से उनको रोका गया। तो लेकिन फिर भी नारी आगे बढ़ी और मुखर रूप से आगे आई और आज जो स्थिति है नारी की सबको पता है, वो हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। तो हम जब सब कुछ देखते हैं तो हम और अपने आप को जागरूक पाते हैं और अधिक अच्छे से कार्य करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर हमें और अच्छा बनना है और अच्छा बनना है और आगे बढ़ना है, तो हमें अवश्य अब मैं पुनः आती हूँ वैदिक वैदिक काल की हैं, अनेक कवि हुई हैं, अनेक मंत्र दशताएँ हुई हैं। एक ग्रंथ है सर्वानुक्रमणिका जो वेद की व्याख्या करता है। उसमें हमें 20 ऋषियों के नाम मिलते हैं, 20 वैदिक ऋषियों के नाम मिलते हैं। मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूँगी, घोषा, विश्ववारा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा, ये सब नाम आपने सुने होंगे। ये ऋचाओं मतलब कि वैदिक ऋचाएँ लिखती थी और इन्हीं ऋचाओं के कारण उनको ऋषि कहा गया है। ये सिर्फ ऋचाएँ ही नहीं लिखती थी, वैदिक युग की स्त्रियाँ सामाजिक कार्य में भाग लेती थी, आर्थिक कार्य में भाग लेती थी, हर कार्य में अपना योगदान देती थी और युद्ध क्षेत्र में योद्धा के रूप में सामने आती थी। युद्ध करती थी वो। विश्वला का नाम शायद आपने सुना हो, विश्वला ने अपने पति के साथ युद्ध में खड़ी हुई थी। एक नाम है मुदगलानी, वो तीरंदाजी में माहिर थी। तो मतलब हर क्षेत्र में स्त्रियों का वर्णन आया है वैदिक काल में। वैदिक वैदिक काल की बात करूँ तो वैदिक यज्ञ में सीता यज्ञ का नाम आता है, रुद्र यज्ञ का नाम आता है। यह 2 ऐसे यज्ञ हैं जिसका अनुष्ठान केवल और केवल महिला ऋषि ही कर सकती थी। तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जो महिलाएँ थी वो यज्ञ करती थी, वो तीरंदाजी करती थी, वो युद्ध में भाग लेती थी, वो मंत्रों का निर्माण करती थी, वो गुरु के उनको उपाध्यायिनी कहा गया है, उपाध्याया कहा गया है। ऐसा मतलब कि ऐसी उपाधि दी गई है, मतलब वो गुरु के रूप में बहुत ही उपदेश दिया करती थी। उपनिषद की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, तो उपनिषदों में गार्गी का नाम आता है, मैत्रेयी का नाम आता है, कात्यायनी का नाम आता है, सुवर्चला का नाम आता है। ये अनेक स्त्रियाँ हैं, जो अपनी जीवन शैली स्वयं चुनती है। उनको पता है कि उनको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं उदाहरण दूँगी मैत्रेयी की, याज्ञवल्क्य की वो स्त्री थी, पत्नी थी। तो याज्ञवल्क्य ने एक बार इनके सामने एक प्रस्तावना रखा कि याज्ञवल्क्य ने ये निर्णय लिया कि मुझे आत्मज्ञान करना है, ऋषि थे बहुत बड़े, कि मैं आत्मज्ञान के लिए जंगल जाना चाहता हूँ, तो हे मैत्रेयी मैं तुम्हें अब जो भी धन है मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम यहीं रहो मैं आत्मज्ञान करने जा रहा हूँ। तो मैत्रेयी की ज्ञान चक्षु जागृत थी, उनको पता था कि ये जो धन है वो धन क्षणिक है। मुझे किस धन की आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता है धन की, ज्ञान रूपी धन की। तो उन मैत्रेयी ने कहा याज्ञवल्क्य से कि हे ऋषि मैं इस धन का त्याग करती हूँ और मैं आपके साथ वन गमन में जाना चाहती हूँ। मैं भी वन जाऊँगी, वहाँ पे एकांतवास करूँगी, स्वाध्याय करूँगी, ब्रह्म की प्राप्ति करूँगी, ज्ञान की प्राप्ति करूँगी, आत्म लाभ करूँगी। क्योंकि सबको पता है कि धन क्षणिक है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया, तो वो कहते हैं ना एक बार अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो संस्कार रूप में आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। हम कहते हैं नहीं किसी-किसी को देख कर कि अरे! ये इतनी विदुषी, ये इसके मुख पे इतना तेज कैसे है? वो तेज एक जन्म का नहीं होता है, वो तेज कई जन्मों का होता है। आप इस जन्म में कुछ हासिल करती हैं, वो अगले जन्म में आपको प्राप्त होता है। तो मैत्रेयी को ये चीज़ ज्ञात था, तो उन्होंने इस जो क्षणिक धन है ये, उसको उन्होंने तत्क्षण ही त्याग कर दिया। तो एक उदाहरण थे ऐसे अगर आप वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे अनेक सहस्त्र उदाहरण प्राप्त होंगे। तो दिखता है उसमें आप पढ़ने से आपको ज्ञात होगा कि जो उपनिषद की स्त्रियाँ थी, वो अपने जीवन शैली को स्वयं चुनती थी। उनके पास अधिकार था कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उपनिषद
जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय की स्त्रियाँ दार्शनिक सभाओं में भाग लेती थी। वेदांत के विषय में, ब्रह्म के विषय में उस समय बहुत बड़े-बड़े महासभाएँ हुआ करती थी कि ब्रह्म है, अ, ब इस समाज का निर्माण कैसे हुआ है, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे अनेक सूक्ष्म और बहुत ही कठिन विषयों पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उस शास्त्रार्थ में मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी अनेक स्त्रियाँ भाग लेती थी। एक ये भी कथा प्रचलित है कि एक शास्त्रार्थ हुआ था याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी का। गार्गी ने याज्ञवल्क्य बहुत माने हुए सिद्ध विद्वान थे, उनके साथ शास्त्रार्थ करना ही एक बहुत बड़ी अपने विद्वत्ता का परिचय देना था। कोई तैयार नहीं था, लेकिन गार्गी ने शास्त्रार्थ किया और इतना शास्त्रार्थ किया कि याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि को भी ये बोलना पड़ा कि गार्गी माँ प्रश्नम काशी, कि गार्गी अब प्रश्न मत करो, क्योंकि उत्तर दे के वो, क्योंकि उत्तर पे उत्तर, ब्रह्म किस में ओतप्रोत है, आत्मा किससे ओतप्रोत है या आकाश किससे ओतप्रोत है, वो इतने प्रश्न कर रही थी, हर और प्रश्नों के जवाब भी दिए जा रही थी, प्रश्न भी कर रही थी कि याज्ञवल्क्य को रोकना पड़ा। तो ये एक उदाहरण है, ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो उस समय दार्शनिक सभाओं में भाग लेती थी और अपने मत को निर्भीक रूप से, निडर रूप से, कि जो मैं बोल, उनको विश्वास था अपने ऊपर, उनको विश्वास था अपने गौरव के ऊपर, वो निर्भीक रूप से अपने मत को प्रस्तुत करती थी। उनको हम उपनिषद में कहा गया, एक शब्द आया है ब्रह्मवादिनी नारियां, कि ब्रह्म को जो जानती थी, वो उनका चिंतन, उनकी तपस्या आध्यात्मिक थी और वो ऐसा ही जीवन व्यतीत करती थी। तो जो मैं गार्गी का उदाहरण दे रही हूँ, ये जो मैत्रेयी का उदाहरण दे रही हूँ, आप समझो कि ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं अन्य स्त्रियों का, ये उदाहरण उपलक्षण मात्र है। उन्होंने अनेक बुद्धिजीवियों को पराजित किया था और जो उनका गार्गी का जो संवाद हुआ था याज्ञवल्क्य के साथ, तो आज हम जो बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं, जो इतना बड़ा उपनिषद है, वो उपनिषद उनके संवाद पे ही आधारित है। मतलब उनका संवाद इतना बड़ा था कि ग्रंथ का निर्माण हो गया। तो ये उनके आध्यात्मिक विकास, उनके मानसिक विकास की उच्चावस्था का हमें ज्ञान कराता है। शतपथ ब्राह्मण अगर हम देखें, ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, वेद हुआ, वेदों की व्याख्या ब्राह्मण करता है। उसमें स्त्रियां साम का गायन करती थी, मतलब साम वेद को गाती थी और उनको मंत्रों का ज्ञान था कि मंत्र कैसे शुद्ध बोले जा सकते हैं, मंत्र का आरोह आरोह क्या होगा, मंत्र का अवरोह क्या होगा, उनको उस ज्ञान में वो पूर्ण रूप से समर्थ थी। तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी वो हम कहते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो गायन करती थी, वादन करती थी, नृत्य करती थी, अनेक ललित कलाओं में ये प्रवीण होती थी। तो हम ये कह इससे हमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि स्त्रियाँ अ, हम विवेकपूर्ण सोच रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, तो वो संस्कृति के निर्माण में अमिट छाप छोड़ती हैं। जैसे अभी मैंने जिन स्त्रियों को उदाहरण दिया, वैसे ही कोई भी स्त्रियाँ हो सकती है। बस विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर। जब हम बात करते हैं महाकाव्य की, अब हम आते हैं इसके बाद महाकाव्य के पास। महाकाव्य आप लोग को पता है, रामायण, महाभारत, कालिदास के अनेक महाकाव्य उपलब्ध है, अनेक कवि हैं जिन्होंने महाकाव्य लिखा है। तो हम अगर महाकाव्य की स्त्रियों को देखें कि महाकाव्य की स्त्रियाँ हमारी कैसी थी, तो महाकाव्य में जो मैंने रामायण महाभारत का नाम लिया, सीता, कैकई, तारामती, मंदोदरी, शकुंतला, गांधारी, कुंती, द्रौपदी आदि पात्रों के नाम की कमी नहीं है, अनेक पात्र हैं और ये हर पात्र दिखाते हैं कि स्त्रियाँ कितनी सशक्त थी, स्त्रियाँ किस प्रकार से अपने निर्णय स्वयं लेती थी। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ केकई का दिखाया गया है, उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, दशरथ के साथ वो मैदान में युद्ध के लिए उतरी थी। तो ये परिलक्षित करता है कि स्त्रियों का अधिकार था कि युद्ध कर सकती थी, युद्ध करती थी वो, युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में लड़ती थी वो। अ, रामायण की सीता, तारा, मंदोदरी सभी अपने पतियों के साथ वाद करती है, विवाद करती है, संवाद करती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि स्त्रियाँ चुप नहीं रह रही हैं, चाहे सीता हो, चाहे तारा हो, चाहे मंदोदरी हो, सभी ने अपने पतियों के साथ वाद-विवाद किया है, विचार-विमर्श किया है, उनके मत को सुना है, अपने मत को निर्भीकता के साथ, स्पष्टवादिता के साथ सामने रखा है और अपने वाक्य पटुता की क्षमता दिखाई है कि वो वाक्य रचना करने में, वाक्य को बोलने में, अपनी बात को मनवाने में कितने सक्षम थे। जैसे कि एक ग्रंथ है साहित्य शास्त्र का जिसमें कि बताया गया है कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है। इसी बात से मैं एक बात बता रही हूँ कि जो हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ने का प्रयोजन क्या होता है या काव्य पढ़ने का क्या लाभ है? तो कहा जाता है काव्य पढ़ने का एक प्रमुख लाभ ये है
कि काव्य कांता सम्मित उपदेश देती है। कांता सम्मित उपदेश, अब यहाँ भी आप नारी का वर्णन देख रहे हैं, काव्य में नारी का वर्णन आ रहा है। मतलब उपदेश अनेक प्रकार के होते हैं। उपदेश हमें अगर मैं कोई ग्रंथ पढ़ रही हूँ, वो भी उपदेश दे रहा है। एक मित्र है, वो भी उपदेश देता है। लेकिन एक उपदेश बहुत ही फेमस है। शायद आपके नया नाम ये होगा, कांता सम्मित उपदेश। अगर वेद हमें उपदेश देता है, तो हम वेद के ज्ञान का हमें अक्षर-अक्षर पालन करना पड़ता है, क्योंकि वेद में कहा गया है, जो कह दिया वही सत्य है। तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। मित्र जब उपदेश देता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब नारी उपदेश देती है, जिसको बोलते हैं कांता सम्मित उपदेश, इसलिए कांता कहा है। जब नारी उपदेश देती है, तो नारी जब कुछ बोलती है, जब उसको कुछ सही राह पे किसी को लाना होता है, तो वो आज्ञा नहीं देती है, ना ही वो ऑप्शन रखती है। वो इस प्रकार से अपनी बातों को प्रस्तुत करती है, वो कहते हैं ना वाक्पटुता, कि वो सामने वाला इंसान अपने आप परिवर्तित हो जाता है। ये एक प्रकृति प्रदत्त क्षमता हमारे अंदर है। हमारे अंदर वो एक बात है कि हम अपनी बात को इस प्रकार से रखते हैं, रखना चाहे तो। वो भी एक कला है। इस कला में हम अपने आप, ये कला हमारे अंदर भगवान ने दी है, बस हमें जागरूक करना है इस कला को। तो सामने का इंसान अपने आप प्रेरित हो जाता है, और हम बोलते नहीं हैं, वो अपने आप उस काम को करने लगता है। तो ये कला है हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं कांता सम्मित उपदेश। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अनेक उदाहरण मिलेंगे। मैं तो बोलूँगी आप सबको रामायण महाभारत का पारायण करना चाहिए। यहाँ पे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जहाँ पे दिखेगा कि जो नारी है, वो अपनी वाक्पटुता के माध्यम से, कांता संमितता के माध्यम से पुरुषों को, या फिर जिनको बताना चाह रही है, उनको उस कार्य की ओर गतिशीलता प्रदान कर रही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि, तो मैं बात कर रही हूँ नारी की निर्भीकता की, नारी की स्पष्टवादिता की, नारी के वाक्पटुता की, जो महाभारत, रामायण और कालिदास के महाकाव्यों में हमें साफ-साफ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। हम जब सीता की बात करते हैं, तो सीता के तेज से रावण भी घबरा जाता है। जब सीता रावण साम, दाम, दंड, भेद सबका प्रयोग कर लेता है, लेकिन सीता के तेज से वो आगे नहीं बढ़ पाता, और सीता जो पतिव्रता नारी है, जो सशक्त नारी है, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बिना घबराए हुए कहती है, वो हमें सिखाती है कि कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर वो तेज होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति घबरा जाए। उसी प्रकार से मंदोदरी है, मंदोदरी जो है, वो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में रावण के दोष को उनके सामने रखती है। उसको पता है रावण दोषी है, वो बोलती है कि आप में ये गलतियाँ हैं। उसको पता है कि रावण चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, लेकिन वो घबराती नहीं है। तारा के विषय में सब जानते हैं, जो रामायण की पात्र है। उसने अपनी हर स्थान पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। उसने प्रसंगवश निर्णय लिया है, जो हर स्थल पर दिखता है। लक्ष्मण जब सुग्रीव के प्रति क्रोध करते हैं, तो उस क्रोध को शांत करने में तारा ने जो वाक्य का निर्माण किया है, वो काबिले तारीफ है। वो किस प्रकार से अपने बातों के माध्यम से लक्ष्मण के क्रोध को शांत करती है। अब वही महाभारत में हम आए, तो महाभारत में कुंती को देखते हैं। कुंती में ओज है, कुंती में स्वाभिमान है, कुंती में क्षत्रियता की भावना है। वही गांधारी ने अपने नेत्र पे पट्टी बांध लिया है, क्योंकि जो धृतराष्ट्र हैं, वो उनके कारण वो चाहती है कि उनके चक्षु नहीं देख पा रहे, तो मैं कैसे देख सकती हूँ इस दुनिया को। तो पतिव्रता का ये एक, मैं क्या बोलूँ, एक ये तो पराकाष्ठा है कि अगर उनके चक्षु जागृत नहीं है, तो मैं भी चक्षु से नहीं देख सकती। लेकिन उन्होंने जो ये जो उन्होंने अंधता धारण की है, वो अंधता कृत्रिम नहीं है, नकली नहीं है। उनकी प्रज्ञा, यद्यपि उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन उनकी प्रज्ञा जागृत है। उनको पता है कि उनका पुत्र क्या कर रहा है, तो वो धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि आपने पुत्र स्नेहवश अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। इसके कारण आपका उच्च कुल विनाश के कगार पर है। आप चाहे तो कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो उनकी प्रज्ञा जागृत है। आँखें बंद है, लेकिन प्रज्ञा जागृत है। तो ये बताता है कि हम इंसान हैं, जो हम मनुष्य हैं, जो नारियाँ हैं, हमें क्या जागृत करना है? हमें अपनी प्रज्ञा को जागृत करना है। हमें अपने चक्षु तो खुले हैं हमारे, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? अगर जो नारी अभी जो सोच में है, जो कुछ सोच रही हैं, जो उधेड़-बुन में है, वो जागृत करे। उनके पास सब कुछ है, उनके अंदर सब कुछ है, हमें बस उसको बाहर निकालना है। क्योंकि ये स्त्रियाँ ही तो है, ये कुंती कौन थी, ये गांधारी कौन थी, ये सब परिचायक है हमारी। जो इनके अंदर है वो हमारे अंदर है भी, बस हमें उसको जागृत करना है। ये जो कुंती है वो अर्थ, अब सोचिए वो सिर्फ़
जागृत कैसे थी? तो वो कहते हैं ना कि जो भगिनी निवेदिता ने ये बोला था, भगिनी निवेदिता का नाम सबने सुना होगा। वो जो हम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जब नारी को आगे बढ़ना है तो उनको सबसे पहले शिक्षित होना होगा। अब शिक्षित मतलब हम क्या समझते हैं? शिक्षित मतलब ये नहीं है कि हम क, ख, ग, घ पढ़ लें, हम किताब पढ़ लें, रीडिंग लगा लें, वो शिक्षा नहीं होता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, शिक्षित वह व्यक्ति कहलाएगा, शिक्षित वह स्त्री कहलाएगी जो अपने इतिहास को जानती है, जो अपने भारत को जानती है, जो अपने भारत के इतिहास को जानती है, जिसको पता है कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्या हो रखा है, क्या-क्या हुआ, किस कैसे-कैसे लोग आए, कैसे-कैसी महान विभूतियाँ हमारे भारत देश में आई। हम अपने देश को जानेंगे, अपनी राष्ट्रीयता को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपने लोगों को जानेंगे, तभी हम अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ कर पाएँगे। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो बोला है, वही हम यहाँ दिख रहा है महाभारत में कि जो कुंती है, वो केवल बोल नहीं रही हैं, वो ज्ञाता भी है। उन्होंने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, सब पढ़ा है। क्योंकि महाभारत में एक जगह स्थान पे वर्णन आया है, दुर्योधनस्य जननी, दुर्योधन की माता अर्थशास्त्र विशारदौ, अर्थशास्त्र में विशारद है। अर्थशास्त्र जो जान गया वो राजनीति जान गया। तो उस समय महाकाव्य की स्त्रियाँ भी हर कार्य में बहुत आगे थी। द्रौपदी लगातार पांडवों को मार्गदर्शन करती है। द्रौपदी केवल ये नहीं था कि स्त्री है, द्रौपदी है तो बस वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी, लेकिन वो लगातार पांडवों का मार्गदर्शन करती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई जगह दिखाया गया, महाभारत पढ़ेंगे आप तो पांडव हतोत्साहित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए या फिर वो सोचते हैं कि अब युद्ध कैसे करें, हम क्या कर पाएँगे। द्रौपदी ने अपने वचनों के माध्यम से उनके अंदर ओज भरा है, उनके अंदर तेज भरा है, उनको पग-पग पर धर्म का उपदेश देती है, पग-पग पर क्षत्रियता को उपदेश देती है और पग-पग पर राजनीति का उपदेश देती है और अपने तर्क संगत वाणी द्वारा युधिष्ठिर को बार-बार पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती है। तो द्रौपदी वीरा है, द्रौपदी क्षत्रिया है, द्रौपदी विदुषी है, द्रौपदी स्वाभिमानी है और ये सारी जो क्वालिटीज़, ये सारे गुण हैं, वो आज हमारे अंदर विद्यमान हैं, सबके अंदर विद्यमान है, हमें उसको निखारना है। कुछ तो हमारे सामने उदाहरण हैं, जो आप सबको पता है, मैं आगे दूँगी भी वो उदाहरण, जो स्त्रियाँ इतनी आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अगर हम उन स्त्रियों से जो हर क्षेत्र में आगे हैं, अगर हम उन स्त्रियों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके मन को जानेंगे, उनके वो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँची है, तो हमें उनमें वही वीरा, वही क्षत्रिया, वही विदुषी, वही स्वाभिमानिता दिखाई देगी। ये जो जिस नारियों का मैंने वर्णन किया, ये संस्कृत साहित्य की मनस्विनी नारियाँ हैं, ये अपने मन से कार्य करती हैं। मन कहता है तो करती हैं, अगर मन के विपरीत कार्य होता है तो बिल्कुल नहीं करती हैं। वो हमें सिखाती है कि यदि हमारी भावना सही है, हमारी सोच सही है, तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमें हर स्थिति से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो तेज विद्यमान है। जब हम इस काल से आगे बढ़ते हैं, तो हम मध्यकाल की बात कर सकते हैं, जो मध्यकाल जिसको हम संत युग बोलते हैं। अगर संत युग की ओर हम देखें, तो संत किसको कहते हैं? संत उसको कहते हैं जो सत्य आचरण करता है, जिसको अपने अंदर आत्म का ज्ञान है। तो हम जब भारतीय संत परंपरा देखते हैं, तो अनेक महिलाएँ हैं, संत महिलाएँ। मैं अनेक का नाम नहीं ले सकती, 1-2 का नाम लूँगी, जैसे संत सागरबाई, संत वीणा स्वामी, संत मीराबाई। तो ये हमें क्या सिखाती है? हमें इन सब का अध्ययन करना चाहिए, इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। हम अगर इनकी जीवनी पढ़े तो निचोड़ क्या निकलेगा? निचोड़ ये निकलता है कि यदि मेरा मन पवित्र है, यदि हम पवित्र हैं, तो हमें किसी भी कार्य को करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा? समाज तो सोच रहा है, सोचने दीजिए, हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं। तो जिस दिन हमने ये सोचा कि समाज क्या सोच रहा है, हम ये नहीं कर सकते, उसी क्षण हमारी विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो मीराबाई ने भी निर्भीक होकर उस समय की सामाजिक नियम विधानों का, राजघराने की स्थापित मर्यादाओं का विरोध किया। अपने आत्मसत्ता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपनी वाणी में की है। हमें उनके गीतों को, उनके गायनों को पढ़ना चाहिए। वो क्या कहना चाह रही थी, वो क्या कहती थी। इसलिए उनकी भारतीय संस्कृति में अलग पहचान है। यही कारण है कि वो उनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हम जब देखते हैं 19वीं शताब्दी में अनेक नाम हैं, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे आदि अनेक ऐसी महिलाएँ हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए लिखा, महिलाओं के लिए सोचा, महिलाओं के लिए कार्य किया।
सिर्फ लिखना नहीं है, सोचना नहीं है, कार्य भी ये महिलाएं हमें सिखाती है कि सिर्फ हमें मन में सिर्फ भावनाएं नहीं बनानी है कि ये कर ले वो कर ले, हमें कार्यान्वयन करना है। देखिए शक्ति सबके पास नहीं होती है, हर महिला शक्तिवान नहीं है, लेकिन एक महिला को शक्तियुक्त कर सकती है। अगर हर एक महिला ठान ले कि हमें अपने पड़ोस में, अपने घर में आने वाली, आपके घर में कोई न कोई काम करने आती होंगी, हम उन्हीं से शुरू करते हैं, उन्हीं को हम समझाते हैं, उन्हीं को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। हम अगर हर कोई ठान ले कि हमें एक-एक महिला की हेल्प करनी है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, जो हम कहते हैं ना ये जो चल रहा है भारत के विषय में भारत 2047 विकसित भारत 2047, तो वो जो सोच है, उस सोच को हम आगे ला सकते हैं। तो ये जो महिलाएँ हुई हैं सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई आदि जो अनेक महिलाएँ हुई हैं, उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, समाज का प्रबल विरोध विरोध हुआ, समाज के ठेकेदारों ने बोला, सबने विरोध किया कि महिलाएँ पढ़ नहीं सकती है, महिलाएँ आगे नहीं बढ़ सकती है, अनेक कुरीतियाँ आ गई, लेकिन इन सब महिलाओं ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको रूढ़ि मुक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए। जिसमें सावित्रीबाई फूले का नाम कभी देश नहीं भूल सकता है। यह देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा क्योंकि वो देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, आज़ादी के बाद। उन्होंने लड़कियों के लिए प्रथम महिला विद्यालय खोला। उन्होंने बोला, "खाली मत बैठो, जाओ, शिक्षा प्राप्त करो।" यही तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति बोलती है, उपनिषद कहती है, क्या कहती है उपनिषद? "उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत।" उठो, जागो और प्राप्त करो किसको? श्रेष्ठ को। हमें श्रेष्ठ को प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद ने ये बोला था कि स्त्रियों को शिक्षित करो बस, स्त्रियों को कुछ नहीं करना है आपको, स्त्रियों को बस शिक्षित कर देना है, फिर स्त्रियाँ खुद निर्णय लेंगी। हमें नहीं बताना है कि स्त्रियाँ क्या करेंगी, हमें नहीं बताना है कि स्त्रियों को ये करना है, वो करना है। स्त्रियाँ खुद पढ़ेंगी, स्त्रियाँ खुद नियम बनाएँगी, स्त्रियाँ खुद बोलेंगी कि क्या कमी है, हम क्या कमी हो रही है ऐसी, हमें क्या और चाहिए, हम किस प्रकार से और आगे बढ़ सकते हैं। तो स्त्रियाँ ही स्त्रियों को आगे बढ़ा सकती है। तो स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से बोला है कि तुम कौन होते हो, ये बोलने वाले कि ये करना है, तुम कोई नहीं हो। वो स्त्रियाँ ये जो शिक्षित होके आगे बढ़ेंगी। और स्वामी विवेकानंद एक और बात बोलते हैं कि अगर हमें गरुड़ की तरह ऊँचा उड़ना है, समाज को गरुड़ की तरह ऊँचा उड़ना है, तो 2 पंख है समाज के, एक पंख है स्त्री, एक पंख है पुरुष। हम सोचेंगे कि एक पंख को मजबूत कर दें, तो एक पंख के मजबूत करने से समाज कभी ऊँचा नहीं उड़ सकता है। जब स्त्री और पुरुष दोनों पंख मजबूत होंगे, तब ये समाज ऊँचा उड़ेगा। तो शिक्षा पे बल दिया था, चाहे भगिनी निवेदिता हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई भी बड़े व्यक्ति हो, महात्मा गांधी जी हों, सबने स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बल दिया है कि महिला अगर शिक्षित होगी, तो वो खुद भी आगे बढ़ सकती है, पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। हम जब पंडिता रमाबाई की बात करते हैं, तो उन्हें सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि दी गई। उन्होंने महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्य किए और भारतीय संस्कृति के रक्षण के लिए, विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। पंडिता रमाबाई का अपना अलग योगदान था। और जब हम लेखन की बात करते हैं, कि लेखन के माध्यम से अगर हम कुछ लिखते हैं तो जैसे कि आज मैंने व्याख्यान दिया, कल कोई कुछ और बोल रहा है, अगर 2 व्यक्ति भी सुन रहा है, अगर 10 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति के भी मस्तिष्क में ये बात आ गई कि हमें क्या करना है, तो मेरा व्याख्यान सफल हो गया। तो व्याख्यान दे रहे हैं लोग, अगर व्याख्यान देते हैं, लिखते हैं, तो हमें पता है कि हमारी परंपरा लिखने की रही है, अनेक बड़े-बड़े लेखिकाएँ हुई हैं। तो हम जब संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत नाट्य परंपरा की बात करते हैं, तो अनेक महिलाएँ मिलती हैं संस्कृत नाट्य साहित्य में। कुछ नाम जैसे पता भी होगा आपको, रमा चौधरी, डॉक्टर रमा चौधरी नाम है, कमला रत्नम बहुत प्राचीन नाम है, जिन्होंने बहुत सारे नाटिकाएँ लिखी, नाटक लिखे और उन्होंने उसमें समाज का चित्रण किया है, जिसको पढ़ के हम समाज को समझ सकते हैं, समाज के विषय में जान सकते हैं और अगर कोई महिला कोई पुस्तक लिखती है, उस पुस्तक को अगर कोई एक महिला पढ़ती है तो गर्व का अनुभव होता है कि अरे वाह! क्योंकि एक लगता है कि हम भी लिख सकते हैं। जब एक वो महिला लिख रही है तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम भी समाज को जागृत कर सकते हैं। हम भी समाज को वो दे सकते हैं जो वो महिला दे रही हैं। तो अनेक ऐसी स्त्रियों की संख्या है जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को जागृत किया है, समसामयिक विषयों पर लिखा है,
पुराने कहानियों का कायाकल्प कर दिया है, कल्पना से उसको परिवर्तित करके हमारे सामने रखा है। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी आदि अनेक स्त्रियां हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हम एक बात ये कहते हैं कि कई बार ये विवाद उठता है कि स्त्रियाँ कैसे अपने वर का चयन कर सकती है? अरे ये तो हमारी संस्कृति में है स्वयंवर। स्वयंवर में क्या था? स्वयं हम वर का चयन करें। महिलाएँ स्वयं वर का चयन करती थी। मैं महाभारत का एक उदाहरण देना चाहूँगी आपके सामने। एक देवयानी नामक स्त्री है, महाभारत में एक पात्र आता है देवयानी। उन्होंने अपने पिता के शिष्य कच्छ पर वो आसक्त हो गई थी और उनसे प्रणय की, विवाह की याचना करती है। कच्छ कच्छ जो ऋषि थे, शिष्य थे ऋषि के, वो उसे अस्वीकार कर देते हैं। कुछ समय पश्चात देवयानी ने एक राजा ययाति है, उनके ऊपर आसक्त हुई और उनसे विवाह की इच्छा उत्पन्न की। उन्होंने बोला, "द्वाभ्याम कन्या सहस्राभ्याम दास्या सन्मिष्टथया सह त्वधिना अस्मि भद्रम ते सखा भर्ता च मे भव। हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और मेरे पति हो जाएं। मतलब वर चुनने में कन्या को स्वतंत्रता प्रदान थी। प्राचीन काल से ही मतलब हमारी संस्कृति रही है। तो ये जो समाज विरोध कर रहा है, जो भी बोल रहा है, हमें संस्कृति को जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। बस हमें निर्णय सही लेना है कि हम क्या निर्णय सही ले रहे हैं और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यकता है शिक्षित। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वो शिक्षा जो हमने हमें वो नहीं बनना, अक्षर ज्ञान नहीं करना है। हमें क्या ज्ञान करना है? हमें अनुभव लेना है, हमें पढ़ के उसको अनुभव में लेके आना है, उसको आचरण में लेके आना है। जो हम पढ़ते हैं अगर वो हमारे आचरण में आ जाए तो हमारे प्रज्ञा चक्षु अपने आप जागृत हो जाएँगे, हमारी विवेक बुद्धि अपने आप जागृत हो जाएगी, हम अपने आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएँगे। जब हम नारी की बात कर रहे हैं, तो नारी जब एक नारी जब शिक्षित होती है तो वो क्या करती है? वो सबसे पहले अपने संतान को शिक्षित करती है और संतान को सही रास्ता दिखाती है। अब मैं जैसे कि उदाहरण दे रही हूँ मैं दशरथ की पत्नी कौशल्या की, जो श्री राम जो हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो हम बात करते हैं, श्री राम कैसे बने? उनको राम को राम किसने बनाया? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौशल्या ने बनाया। कौशल्या ने बचपन से ही उनके मन में वो भावना भरी, वो संस्कार भरे, ऐसी बातें बताई, संस्कारित किया कि वो इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत हुए। तो कौशल्या की जीवनी को जब हम रामायण पढ़ते हैं, तो कौशल्या के वाक्पटुता को देखते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से वो कितनी सशक्त महिला थी। उन्होंने हर कदम पर दशरथ का सहयोग किया है। वो कभी भी अपने वचनों से अडिग नहीं हुई, कभी भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी भी उन्होंने मिथ्या वचन नहीं बोला। तो एक जब स्त्री पढ़ती है, जब अच्छे संस्कार को ग्रहण करती है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने संतान को संस्कार ट्रांसफर करते हैं, अपने संतान को देते हैं और वह संतान फिर इस देश के लिए, समाज के लिए, इस विश्व के लिए क्योंकि एक परिवार से क्या बनता है? एक परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व बनता है। तो जब हम एक संतान को अच्छा बना रहे हैं, वो कौन बना सकता है? एक महिला बना सकती है, एक माता बना सकती है। तो समझिए हम पूरे विश्व को अच्छा बना रहे हैं, पूरे विश्व को हम उत्तम बना रहे हैं। तो राष्ट्र के विकास में हम जब प्राचीन ग्रंथों की नारियों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कितना उनका योगदान रहा है। तो हमें ऐसे-ऐसे महापुरुष मिले हैं, तो हम सबको वैसा बनना है। तो और महिला के विषय में क्यों कहा जाता है कि एक वो कहते हैं ना कि प्रबंधन क्षमता में उत्तम होती है, क्यों कहा गया है? क्योंकि नारी जो होती है वो संवेदनशील होती है। एक नारी के अंदर वो गुण है कि वो दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाओं को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी जान पाती है। वो समझ पाती है कि अन्य व्यक्ति वो क्या सोच रहा होगा और जब कोई टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क अच्छा क्यों हो पाता है? जो नारियों का टीम वर्क होता है, जो महिलाओं का टीम वर्क होता है, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि नारी समझ पाती हैं कि हमें क्या लेना है, वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। जो कहते हैं ना सुसंवाद में दक्ष होती हैं नारियाँ। तो अगर हमें किसी संस्थान को आगे बढ़ाना है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है,
तो नारी उसमें एक कहते हैं ना मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति विद्यमान है अपनी बात को समझाने की, अपनी बात से अन्य लोगों को उस और पथ पर अग्रसर करने की। अनेक नाम हैं, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने राष्ट्र के समग्र विकास, जो अपनी बातों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से लोगों को मजबूर करती थी कि उनके बातों को सुने, समझे और पालन करें। उनका दायरा असीमित है, उन्होंने बहुत कार्य किया है। हम आज की नारियों की बात करें, तो हम देख रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र, हर क्षेत्र में नारी बहुत आगे है। तो विज्ञान के क्षेत्र में बात करते हैं, सबको पता है टेसी थॉमस की बात करते हैं, जिसको हम प्रक्षेप शास्त्र वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, जिसको हम मिसाइल वुमन बोलते हैं। और अभी जो महिला रॉकेट वुमन के नाम से एक टीम जो काम की गई थी अग्नि मिसाइल प्रक्षेप शास्त्र में, तो के माध्यम से जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाया, जिसमें काम किया, उन महिलाओं की टीम मतलब कि हमारे लिए पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है उन महिलाओं के माध्यम से। उन्होंने नेतृत्व सँभाला, उन्हें क्षमता दिखाया कि हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बात कर सकते हैं भक्ति शर्मा की, जो मतलब कि जो विदेश चली गई थी, लेकिन विदेश के बाद वो पुनः हमारे देश में वापस आई। उन्होंने गाँव की तरफ रुख किया, उन्होंने पंचायत की ओर रुख किया, पंचायत जीती और पंचायत जीतने के बाद ग्राम पंचायत की मुखिया बनकर, हेड बनकर उन्होंने पूरे गाँव का नक्शा बदल दिया। मतलब क्या शक्ति है उनके अंदर कि उस गाँव एक जो जल की व्यवस्था होती है, घर की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, जो भी बेसिक सुविधाएँ होती है, जो कि मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से लैस कर दिया और उन्होंने ये नियम बनाया कि जिस दिन बेटी का जन्म होगा, जब-जब जन्म होगा, तो हम 10 पेड़ का रोपण करेंगे। मतलब अनेक नई-नई उन्होंने भूमिकाएँ निभाई हैं। तो ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ऐसी तो अनेक स्त्रियाँ विद्यमान हैं हमारे भारत में। उद्यमिता के क्षेत्र में सबको पता है इंदिरा नूरी का नाम जो शामिल है। भावना कंठ हमारी पहली महिला सेनानी पायलट है। हमारे प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अभी हमारी देश की हैं। भारतीय धाविका हिमा दाह का नाम है बहुत फेमस। अ अत अनेक सारी आधुनिक लेखिका फेमस हैं जो हमारे आज देश में विद्यमान हैं। तो हमारे देश में आज हम हर क्षेत्र में चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देखें, लेखन क्षेत्र में देखें, सांसारिक क्षेत्र में देखें, संसद क्षेत्र में देखें, लोकसभा की जो अध्यक्षा रही जो प्रथम महिला अध्यक्षा मीरा कुमार, उनके बारे में जानें। आदि अनेक क्षेत्र में, अनेक रूप में स्त्रियाँ विद्यमान हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, जो हमारे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इनसे क्या लेना है? इनसे इनकी अपार क्षमता, इनकी शक्ति को जानना है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, किस प्रकार से वो आगे बढ़ी। तो हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सब ये काम कर सकते हैं। हमें पहचानना है अपने आप को, अपने अपने अंदर के स्वाभिमान को कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और देश को कुछ दे सकते हैं। तो जब हम आधुनिक काल में नारी इतनी आगे बढ़ रही है, तो यदि हम वैदिक काल से लेकर जितनी भी सशक्त महिलाएँ हैं, उनके चरित्रों को देखें, उनके चरित्रों को पढ़ें, तो हम क्या लेते हैं? हम उनसे लेते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, उनसे लेते हैं स्पष्टवादिता, उनसे लेते हैं परिवर्तनों को अंगीकृत करने की क्षमता, उनसे लेते हैं विषम परिस्थितियों में अपने मन को सँभालने की क्षमता। हम उनसे ग्रहण करते हैं दृढ़ता, बोलने की शक्ति, वाक्पटुता, सबलता, दूरदृष्टि, निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, इन सब का ग्रहण करते हैं और ये सब हमें जीवन को नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। हम ये कह सकते हैं हम सब में नेतृत्व क्षमता का अपार भंडार है। आवश्यकता है अवसर की, इसलिए हमें याद रखना चाहिए दूरदृष्टि, कठिन मेहनत और पक्का इरादा। यदि ये हमारे साथ हैं, तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 में हम महिलाओं का एक अमूल्य, अपूर्व योगदान है और रहेगा और हम अवश्य ही हम अपने भारत को विकसित करके हम दिखाएँगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। संकल्प और विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, कथन खत्म नहीं होगा। क्या समय है मेरे पास या कि मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करूँ? हाँ जी, नहीं आप
आप आप कंटिन्यू कर। जी, आवाज नहीं आ रही। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो अब जब जब हम ये देखते हैं तो हमें देखना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन को अपने। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, तो कौन थे हम लोग? हम ही लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई, भगिनी निवेदिता, सुचित्रा कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये सब कौन थे? इन सब ने हमारा क्या किया? सहयोग दिया। तो क्रांतिकारियों में नाम आता है इन सब महिलाओं का। ये तो मैंने उदाहरण दिया, आदि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो अवतरित हुई। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। किसके लिए? इस देश के लिए। तो ये हमें सीखना है। हमें भौतिक, ये जो आज का युग हो गया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकवादी युग, कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अंधाधुंध भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसकी ओर बढ़ रहे हैं? हम पैसे की ओर भाग रहे हैं, धन की ओर भाग रहे हैं, हमें बस वो कुछ वस्तु मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है? आज हमें जानना है आंतरिक खुशी। आप खुद देखिएगा कि हमें जब कुछ वस्तु मिलती है, आप खुद अनुभव कर सकती हैं, तो हम खुश होते हैं, मैं भी खुश होती हूँ, कोई नई वस्तु देखकर, कुछ जो मन में मुझे कुछ सामान खरीदना, मुझे मिल जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन वो खुशी बहुत क्षणिक होती है। लेकिन आप वो खुशी अनुभव कीजिएगा जब हम किसी को अपने ज्ञान से जागृत करते हैं। यदि आपको कोई बोलता है घर आकर कि मैम, आपने ये कार्य किया, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने आपको देखकर ये कार्य करना शुरू किया है। मैम, आपने वो किया, मैंने आपको देख के वो करना शुरू किया। तो वो जो खुशी होती है, वो खुशी वह होती है जो कभी कभी समाप्त हो नहीं सकती है। और जब कोई हमें देखकर अच्छा करता है ना, तो हमें लगता है हमें और अच्छा करना है, और हम करते हैं। ये आप सबने अनुभव किया होगा, हम करते हैं। तो हम में वो शक्ति है, हम में वो ताकत है कि हम अनेक को क्या कर सकते हैं? दीप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, आत्म दीपो भव। हमारे अंदर दीप है, हमें अपने आप को ज्वलित करना है। तो आत्मदीपो भव, और क्या करना है फिर? अन्य को। हम विकसित हो गए, हम दीप्तिमान हो गए, हमें अन्य को दीप्तिमान करना है। हमने ज्ञान हासिल कर लिया, हमने पढ़ लिया, हम जान गए कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी हमारी नारियां, जो महान नारियां हैं, वो कैसी थी। अब हमें उनसे उन बातों को ग्रहण करके वैसा बनना है, और सिर्फ हमें खुद नहीं बनना है, हमें सबको बनाना है। क्योंकि सब तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि मैं आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप लोग ये कार्य कर रही हैं, और इसके माध्यम से मुझे लगता है आपने अनेक कार्यक्रम करवाए होंगे, अनेक व्याख्यान करवाए होंगे, और अनेक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया होगा। तो ये भी तो एक माध्यम है, ये भी एक माध्यम है। तो हम, मुझे लगता है हर घर में सबको, मतलब कि जो भी स्त्रियां हैं, वो, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम रोजगार ही करें, हम रोजगार के माध्यम से ही समाज में हम कुछ दे सकते हैं। हमारी ये तो बात सत्य है कि अगर अर्थव्यवस्था को हमें स्ट्रांग करना है, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को, तो सिर्फ पुरुष को नहीं, पुरुष स्त्री दोनों को अर्थव्यवस्था में इस देश में कदम से कदम मिला के चढ़ना होगा। कुछ ना कुछ रोजगार क्रिएट करना होगा, हमें क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोजगार ला के देगा, हमारे अंदर वो संभावना हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम प्राचीन काल के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे नारियां कितने कार्य किया करती थी, अपने कार्यों से वो देश को आगे बढ़ा रही थी। तो हम खुद भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं करना है, हमें साथ साथ अन्यों को भी सिखाना है। और अगर हम घर पे बैठे हुए हैं, अगर हम कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ सोचे, हमें मनन चिंतन करना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से कुछ जागृत तो कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा जन्म हुआ इस देश में, तो क्यों हुआ है, हमें ये जानना चाहिए। हम जानवर के रूप में, पशु के रूप में भी जन्म ले सकते थे। मैं वो नहीं बोल रही कि पशु के रूप में जन्म लेना एक अपराध है, नहीं, उनका भी महत्व है। अगर ये संसार चल रहा है, तो उनका महत्व है, उनके माध्यम से भी ये संसार चल रहा है। लेकिन अगर हमें पुरुष मनुष्य जीवन मिला है, तो मतलब क्या अंतर है? क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का अंतर है, हमें ब्रेन है, हम चिंतन कर सकते हैं, मनन मनन कर सकते हैं। तो जो चिंतन मनन किया गया है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? चिंतन मनन यही तो करना है कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे देश को आगे बढ़ाए, कैसे सबको लेकर आगे बढ़े। हमें किसी को कम और अधिक नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। वो कहा गया है ना, येषां न विद्या न तपो न ध्यानम, ज्ञानम न शीला न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिसमें न बुद्धि है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न कला है, न शास्त्र है, वो क्या है? वो मनुष्य है। लेकिन वो क्या है?
इस धरती पर बिना सींग के विचरण कर रहा है, वो पशु के समान ही है, बस विचरण कर रहा है। क्योंकि अगर हमारा इस जन्म हुआ इस देश में, हमें हमें मनुष्य जीवन मिला है, जो कि कितने लाख योनियों के बाद मिलता है, तो हम कर क्या रहे हैं? तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हम अपने मानसिकता का प्रयोग करना चाहिए, अपने चिंतन का प्रयोग करना चाहिए और अपनी चिंतन को इस देश को देना चाहिए। जैसे जो नारियाँ, जो आज की नारियाँ जो चिंतन दे रही हैं, जो प्राचीन काल की नारियों ने चिंतन दिया, वो अलग थोड़ी ना है, वो हम ही हैं, हमसे अलग नहीं है। बस क्या करना है, हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, हमें समय नष्ट नहीं करना है, हमें ये बस सोच लेना है कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो इस समाज में हमें कुछ देना है, कि 100 साल बाद भी लोग याद करें कि हाँ, वो एक स्त्री हुई थी, उसने ये किया, हमने उससे कुछ सीखा। तो हमें ऐसा बनना है कि हमसे लोग सीखें और अच्छा करें, क्योंकि हमारे अंदर सब गुण है, हमारे अंदर सत्व भी है, हमारे अंदर रजस भी है, हमारे अंदर तमस भी है। हम प्रकाशित भी कर सकते हैं, हम तमस मतलब अंधकार भी दे सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। तो हमारे अंदर है ना ये, तो हमें जानना है हमें क्या जागृत करना है। क्या हमें समाज को प्रकाशित करना है, हमारे भारत देश को प्रकाशित करना है। जब हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश मतलब क्या, विश्व। मैं भारत बोल रही हूँ लेकिन भारत नहीं है, भारत विश्व है। हमें भारत को, अमेरिका को या अन्य देश को अलग नहीं मानना है, हम सब एक हैं। है तो एक विश्व ही ना। वो कहा गया ना, वन कंट्री, एक वन नेशन। तो हम सब एक हैं, हम कुछ अलग नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इस देश के लिए, इस विश्व के लिए देना है, क्योंकि क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा कुटुंब है, ये देश कुटुंब है, हमें ये मानना है। और हमें खाली नहीं बैठना है, हम हर स्त्रियों को जागरूक होना चाहिए, हर स्त्रियों को अपना अधिकार पता होना चाहिए, हर स्त्रियों को बोलने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और ये क्षमता कैसे आएगी हमारे अंदर, पढ़ने से आएगी, शिक्षित होने से आएगी। तो हमें शिक्षित होना है और अन्यों को शिक्षित करना है। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए ये ठीक रहेगा। बाकी जैसी आपकी आज्ञा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे व्याख्यान से कुछ भी सीखने को मिला, तो मेरा ये व्याख्यान सफल हुआ, मैं ऐसा मानती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुचित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना ज्ञान देने के लिए। बहुत ही सही मायने में बहुत ही प्रेरणादायक नॉलेज था ये हमारे लिए। इतनी सारी सांस्कृतिक बातें हमको पता चली जो हमको एक्चुअली नहीं पता था, कि इतनी सारी ऐतिहासिक नारियों के बारे में, उनकी अ, उन्होंने जो हमको कंट्रीब्यूट किया हमारे पास्ट में, जिनसे हमको शक्ति प्रदान होती है आज भी। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था सुचित्रा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछना है सुचित्रा जी से, तो वो जरूर से पूछे। हाँ, मुझे पूछना है एक सवाल। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण। तो उसमें मुझे यही पूछना था कि हम सोचते हैं कि हम हर नारी, एक नर जितना ही शक्तिशाली हो, उतना बल हो, उतना वही दर्जा उसको घर पे भी मिले, बाहर भी उतना ही सम्मान मिले। बट उसके बावजूद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपस में हम लोग, आपस में संपूर्ण रूप से क्या हम लोग एम्पावर्ड हैं, या हम में उतनी शक्ति है कि हम लोग एक एक दूसरे के साथ हम लोग इतने उत्तम हैं कि हम एक टीम में रह के या साथ में काम करके हम इस चीज को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम में आपस में ही, महिलाओं में ही आपस में इतनी जेलसी है और वो करुणा नहीं है कि हम आगे जाएं। तो हम बिल्कुल अगर भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम लोग इसी चीज पे बात करते हैं कि उनको कपड़े पहनने के लिए अलाउ किया जाए, उनको बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाए, हर चीज का उनका दर्जा इक्वल हो। और जिसके कारण से हमारी जो अभी पॉलिसीज भी आई हैं कि हम बस में लड़कियों को चार्जेस पे नहीं करने, बहुत सारी चीजें, जबकि हम लोग उनके जितना कमाने भी लग गए हैं और हर चीज वहां तक पहुंचती जा रही है। बट तब भी हम लोग उस दर्जे पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि जितना मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी वो चीज है
कि एक महिला दूसरी महिला के लिए उतना उसमें प्रेम या उतनी उसमें करुणा नहीं है कि अगर वो रास्ते में उसको कहीं देखे तो वो उसकी मदद करना चाहे। तो एज एज अ मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में WICCI के, और वैसे भी एक महिला के रूप में भी मुझे आपसे भी ये सीखना था, क्योंकि आप हमसे उम्र में भी बड़े हो और एक्सपीरियंस में भी, कि इसको हम कैसे और चेंज ला सकते हैं, इसमें कैसे बदलाव आया जा सकता है कि हम जो कम्युनिटी, हमारा जो WICCI है, इसमें ही हम आपस में एक तरीके से हम संपूर्ण तभी हो पाएंगे और जब हम एक दूसरे को, बिकॉज हर किसी को यही होता है कि मैं सबसे आगे जाऊं, मैं श्रेष्ठ बनूं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हर कोई अगर अपने अपने तरीके से, हम अगर आपस में एक टीम में या उसमें काम करें, ग्रुप में काम करें, तो हर कोई अपनी जिस भी चीज में जो भी उत्तम है, अगर वो आगे आए और वो उसमें काम करे, तो आई थिंक वो इस महिला सशक्तिकरण का असली रूप होगा और डेफिनेशन होगी, एंड संपूर्ण रूप से हम उसको आगे भी ले जा पाएंगे। बिल्कुल, मैं बोलूँ? हाँ। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल एक-एक अक्षर आपका बिल्कुल सत्य था, और जो आपने कहा वो मैं भी अनुभव करती हूँ। मतलब जैसे कि मैं भी अपने वर्क प्लेस में जाती हूँ, तो मुझे ये आपने जो बताया कि जो जेलसी की भावना होती है, मतलब कि अब तो पुरुष की बात ही नहीं हो रही है, महिलाओं-महिलाओं की ही बात हो रही है। और यहाँ तक कि ये बात है कि लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं इस बात का, कि इससे अच्छा है कि हम पुरुष के साथ काम कर लें, क्योंकि महिला ही महिला को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बात तो है, लेकिन ये बात ऐसा नहीं कि आज शुरू, ये मैं आपके प्रश्न को सही समझ पाई हूँ? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? एक पॉइंट आपका ये था, हाँ, ये, हाँ, एक है ना? पॉइंट। हाँ, यही था, हाँ। तो जो मेरा मत है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ आज ही है, मतलब प्राचीन काल में भी है, रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में हम देखिए, हम रामायण की जब बात कर रहे हैं, तो कैकई को देख रहे हैं। वो किस हाँ, प्रकार से अ, किस मुझे ऐसा लगा, हुँ, मतलब जितना मैंने पढ़ा हुँ, है उससे मुझे ये समझ में आया है कि पहले फिर भी मतलब हुँ। जैसे 2 शादियां भी होती थी हाँ, और हाँ, बहुत होती थी, तो हाँ। हर हर महिला का एक ही मकसद होता था कि उसका जो जो भी मतलब प्रजा है वो आगे जाए और हुँ, उनके पति हैं वो लोग आगे बढ़े, हुँ, मिल के करना पड़े, चाहे उनके मन में कितना भी हो, बट हुँ, आपस में वो लोग हुँ, एक दूसरे से सही तरीके से ही रहते थे। हुँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसको हमने गलत तरीके, मतलब उसका जो हाँ, इंटरप्रिटेशन वो ये हो गया है कि हमें सिर्फ जैसे कि हमें एम्पावरमेंट इस तरीके से चाहिए कि अगर कोई शराब पी रहा है, लड़के पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं, हम भी पी कोई सकते हैं, वो बिल्कुल। कपड़े हुँ, भी हम पहन सकते हैं और उतना खर्चा हमारे भी ऊपर होना चाहिए, ये और ये सब बातें, बट जो असली रूप में जो वो वाली चीज थी, जो आपस में जो एक बॉन्ड और म्यूचुअल बॉन्ड, जो हम आज की डेट में भी आजकल की लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों से फ्रेंडशिप ज्यादा रखनी चाहिए क्योंकि मेरे तो लड़के दोस्त ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे हाँ, लड़के ज्यादा पटती है, क्योंकि उनमें पड़ती जेलसी। है। जेलसी अब की भावना नहीं है। हाँ, तो मुझे राइट। ऐसा लगता है जैसे पुरानी आज की डेट में भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाते हैं तो उन लोगों में इतना मतलब उन लोगों में इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए हुँ, प्रेम है, तो लोग आपस में आके लड़की की, अगर कभी भी लड़की की शादी की बात होती है तो वो लोग आपस में आके लड़की की शादी कराते हैं और हुँ, उनका मतलब उनको ये होता है कि जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सारा खाना बनाना और ये काम कर लेंगी और बाकी लोग शादी का काम संभाल लेंगे। हुँ, लेकिन अभी भी बाकी लोगों में अभी भी ये चीज नहीं आई है हुँ, कि एक लेडी को आगे बढ़ाना है या दूसरी को बढ़ाना है, या हुँ, हमारे लेडी, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले भी इन्फेंट मतलब फीमेल फीटिसाइड जो होता, मतलब लड़कियों को जो मारा जाता था, हुँ। उसमें लड़कियों का भी भाग होता था, हाँ, मतलब हाँ, एक माँ बिल्कुल। उसका हिस्सा होती हाँ, थी। हुँ, हुँ। तो तो वो हाँ, चीजें कि मैंने जो देखा कि हमारे वेदों में और इन सब चीज में ये कभी हुआ ही नहीं। जैसे नहीं आप हुआ। हुँ, हुँ, गांधारी बिल्कुल। करी तो उनके 100 पुत्र थे, लेकिन एक जो 101वीं पुत्री थी, हाँ, तो तब भी उन्होंने उसको उतनी ही अच्छी तरीके से रखा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो आप जो हुँ, मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन जो है जैसे हम समझ पाते वो हुँ। नहीं हुआ, और वो बीच में नहीं हुआ, तो आजकल की जो जनरेशन है उसमें भी वो चीज वैसे नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मेरे मस्तिष्क में हमेशा कौंधती रहती है ये बात। क्योंकि देखिए, पहले मैं भी मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, और मैंने भी इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। अ, और जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगा कि जैसे मुझे चलो भगवान के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि मैं पढ़ पाई, इन ग्रंथों को पढ़ने का अध्ययन मिला और मैंने जाना कि क्या है।
लेकिन जो आज के युवा है या जो स्त्रियाँ हैं या जो भी मनुष्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो ये जलन की भावना हो रही है या फिर जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसकी व्याख्या ये लोग फेमिनिज़्म के नाम से कि वो कहते हैं ना महिला के नाम पे लोग कुछ भी करवा जाते हैं या फिर सशक्तिकरण के नाम पे लोग सोचते हैं कि सशक्त हमें ऐसे होना जो बता रही हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा। उसने गलत हुँ, किया तो मैं क्यों नहीं गलत कर सकती हूँ? इस तरह से तो ये जो है ना इसका मुझे मूल कारण जो मुझे मेरा पर्सनल व्यू ये है, मूल कारण है कि हमें शिक्षित तो हो गए हैं हम, खूब पढ़ लिख लिए हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम फ्रेंच बोल रहे हैं, हम सब विदेशी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति क्यों महान संस्कृति कही गई है, हम क्यों नहीं किसी और को क्यों बोला गया है क्यों विवेकानंद बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, क्यों बोलते हैं कि प्राचीन ग्रंथों की ओर लौटो, सब कोई क्यों हमारे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इसमें समझ रहे हैं? यही समझ रहे हैं ना कि पता है ये जो भावना आती है कि हमें साथ मिलके काम करना है, ये भावना एक दिन की नहीं है, ये भावना बचपन से संस्कार में डेवलप होती है। आप ये ध्यान दो, जिस घर में या जिससे एक टीम ही काम कर रहा है, उस एक टीम में जो एक महिला होगी, जो एक महिला 4 महिला अच्छे से काम कर रही है, उसमें से एक महिला है, वो जलन की भावनाएँ पता नहीं कुछ भी कर जाएगी वो। हुँ, आप उनसे कुछ देर बात करो, 2 घंटे बात करके देखो आप उनसे, आप उनकी सारी हिस्ट्री जान जाओगे कि बचपन से लेकर जो वो बड़ी हुई हैं, उन्होंने क्या अध्ययन किया, उनको घर से क्या संस्कार मिले हैं, उनके माता-पिता की तरफ आप जाके देखो, उन्होंने कभी अपने बच्चों को समझाया ही नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है। प्राचीन काल की बात करती हूँ मैं, उसमें बचपन में गुरुकुल का अध्ययन होता था, उसमें एक संस्कार बँटा हुआ था कि उपनयन संस्कार है विद्यारंभ संस्कार है, संस्कार होता था। आजकल क्या आजकल कहाँ कुछ होता है। प्राचीन काल में विद्यारंभ संस्कार था, 1 से लेकर 10 वर्ष तक बच्चे केवल और केवल गुरु के पास रह के अध्ययन करते थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। केवल अध्ययन करते थे, बातों को सुनते थे सन्मार्ग को सुनते थे, सत्कार्यों को सुनते थे, प्राचीन गाथाओं को सुनते थे, उनको एग्ज़ाम्पल उपनिषदों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, बड़े-बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनको बताया जाता था, तो वो उनसे उन चरित्र को ग्रहण करते थे, उन चीज़ को हुँ, समझते थे। जो वो समझेंगे तभी तो सशक्त होंगे। मैं क्यों बार-बार बोल रही थी अपने व्याख्यान में कि हमें रामायण का पारायण करना चाहिए, हमें महाभारत का पारायण करना चाहिए, हमें अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, हमें अपने उपनिषद को पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत नहीं आती है, उनके अनुवाद को पढ़ो आप, अंग्रेजी में अनुवाद है, अनेक भाषाओं में अनुवाद है, हम पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। आजकल कोई भी खड़ा होके कुछ भी बोल देता है या क कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी। अरे आप पहले अपने मूल को जानो, तभी तो हमारा समाज वो इतने सारे कॉन्फ्रेंस क्यों होते हैं कि हमारा समाज विकृत हो गया है, हमारा समाज बिगड़ गया है। समाज बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति कैसी हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। हमें त्याग की भावना ही नहीं है। आप ये जान लीजिए अगर हमारे अंदर त्याग की भावना आ गई ना, तो हम कभी किसी से नहीं जलेंगे, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अगर हमसे कोई 2 कदम आगे बढ़ रहा है, हम उसका हाथ पकड़ के 2 कदम और आगे बढ़ा देंगे, जाओ तुम और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हमें हुँ, पता है कि वो हम पता है हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है, हम आप में और मुझ में, हम दोनों में एक आत्मा है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हैं। हुँ, शरीर अलग-अलग है हम दोनों का बस। आप भी क्या कर रही हैं? आप भी संसार को आगे बढ़ा अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम बात करें, तो आप भी क्या चाहती हैं कि इस व्याख्यान को लोग सुनें और आगे बढ़ें, महिलाएँ आगे बढ़ें। मैं भी ये चाहती हूँ, अन्य लोग भी ये चाहते हैं। तो हम सब एक काम कर रहे हैं। अब आत्मा सबकी एक है, और हमारे संस्कार एक है। लेकिन हुँ, हमने क्योंकि हमारी त्याग की संस्कृति है, हमारी भोग की संस्कृति नहीं रही है, भोग की संस्कृति पाश्चात्य की संस्कृति रही है। लेकिन आज क्या हो गया, आज के जो युवा हैं, जो आज के युवा हैं, जो भटकी हुई संस्कृति है, वो क्या कर रही है, वो पाश्चात्य का अंधा अनुकरण कर रही है। वो भोग की संस्कृति की ओर जा रही है, वो भोगवाद की ओर जा रही है। और भोग क्या करता है, भोग हमेशा गर्द की ओर ले जाता है, भोग हमेशा ऊपर नहीं ले जाता है। जितना हम भोग जाएँगे ना, जितना हम भोगेंगे चीज़ों को, वो हमें नीचे, नीचे, नीचे ले जाएगा और हमेशा दूसरे से जलन की भावना पैदा करेगा, ईर्ष्या की भावना पैदा करेगा, असूया की भावना पैदा करेगा। और जितना हम त्याग की ओर जाएँगे, जितना हम सोचेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मिल गया, उसका अधिकार था, हम कुछ और ले लेंगे। जिस दिन हम ये जान जाएँगे, उस दिन ये जो भावना है ना, वो जो महिलाओं से जलन की भावना, आपस में काम नहीं करने की भावना, एक-दूसरे से आगे बढ़ने में दूसरे के पैर खींचने की भावना, ज़बरदस्ती के सशक्त होने की भावना। अरे हम सशक्त हैं, सश सश अगर हम अपने कपड़ों में सशक्तिकरण ढूँढने लगेंगे, तो ये तो सबसे हम तो असशक्त हो गए।
कपड़ों से या किसी कुछ खाने-पीने से या कुछ मटेरियलिस्ट। बोलने से सशक्त नहीं होते हैं। हम अपनी बुद्धि से सशक्त होते हैं, अपनी मानसिकता से सशक्त होते हैं, अपने विचारों से सशक्त होते हैं। तो हमें तो कमी पता है कहाँ है? कमी है विचार में। आज के माता-पिता शायद सबके लिए नहीं बोल रही मैं, कुछ के लिए बोल रही हूँ। कुछ माता-पिता जो है अपने विचार नहीं दे रहे हैं, विचार का आदान नहीं कर रहे हैं, विचार का प्रदान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि जो सीखना है सीखो, जो करना है करो, जो पढ़ना है पढ़ो। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। तो जब कोई संस्कार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम अंधा अनुकरण करेंगे पाश्चात्य का, क्योंकि वो हमें ईज़ी लगता है, सरल लगता है करना और वो फिर हम जो करेंगे फिर अपने बच्चों को सिखाएँगे। तो समाज क्या हो रहा है? समाज विघटित हो रहा है। इसीलिए हम बार-बार बोल रहे हैं, हम जैसे आप जैसे लोग बार-बार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं कि लोग पढ़ो, सीखो, देखो कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, हम क्यों सीता का नाम लेते हैं, हम क्यों पार्वती का नाम लेते हैं, हम क्यों कुंती का नाम लेते हैं, हम क्यों गांधारी का नाम लेते हैं, हम क्यों देवकी का नाम लेते हैं, हम क्यों यशोदा का नाम लेते हैं। ये ना क्यों हम वो नहीं बन सकते हैं? हम बन सकते हैं। हमें बनना है, हमें बनना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ जो कुरीतियाँ है, ये कुरीतियाँ बोल दिया मैंने, ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो खुद आगे बढ़ते हैं, लोगों को आगे बढ़ने देते हैं, जो हमेशा दूसरों में गलती निकालते हैं, जो हमेशा विकास को बाधित करते हैं, उन सबको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो उन वो कहते हैं ना कि मैंने कहा ना मेरे अंदर अवगुण भी है, मेरे अंदर गुण भी है। तो मुझे लगता है मैं अपने गुणों के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मुझे ऐसा पर्सनल फ़ील होता है कि मैं अपने गुणों के लिए काम कर रही हूँ। कोई व्यक्ति होगा वो अपने अवगुणों पे काम कर रहा है, उसको अपना अवगुण ही अच्छा लगता होगा। वो तो हुँ, व्यक्ति-व्यक्ति की बात होती है। तो मुझे लगता है मैं क्यों अपने गुण पे काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अवसर मिला इन ग्रंथों को पढ़ने का, इन महिलाओं को पढ़ने का, इनके विषय में जानने का। अगर मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे ये माहौल नहीं मिला होता तो मैं भी इन महिलाओं को नहीं पढ़ पाती और अपने आप को ऐसा करने की कोशिश नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है जागरूक करना चाहिए हमें लोगों को। मुझे लगता है हम जैसी जो आप जैसे लोग हैं जो जो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि गलत हो रहा है, बताना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं, वो गलत करते रहें, हम सही कर रहे हैं, हम सही करते रहेंगे। एक न एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे और शायद वो भी सही हो जाए। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है, तो हमें इस दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। और जैसा आपने सही बोला कि एक अच्छा कार्य करने पर और अच्छा कार्य करने का मन करता है। जी, तो उसमें से एक अच्छा कार्य यही था कि हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया है थैंक और यू। ये इस विषय पे बात करी। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबकी तरफ से, WICCI की तरफ से, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी आज, लेकिन दिल्ली स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं WICCI के, उन्होंने ज्वाइन किया था। अ, बाकी आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे भी मौका मिलेगा तो हम आगे जरूर बुलाएंगे। एंड अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे बात करेंगे। जी, जी। बाकी इस पे बात करके और जितने भी लोगों ने आपकी तरफ से भी ज्वाइन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो आप सभी का मच। भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। किसी भी विषय के विषय में व्याख्यान होता है, कोई विषय हो, विषय ज्ञान का ही विषय है और जितने अगर एक व्यक्ति भी सुन रहा है तो मैं तो मानती हूँ आप सफल हैं। तो आप इसी तरह मेरी शुभकामनाएँ हैं, मेरी शुभेच्छा है कि आप सभी इसी तरह काम करते रहें और इस ज्ञान रूपी यज्ञ में मैं आहुति दे पाई अपने व्याख्यान के माध्यम से तो मैं भी अपने आप को धन्य समझती हूँ, तो इसलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी। थैंक यू। थैंक यू।